ठीक है। अब इंसिडेंट्स हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? हम बेसिकली क्यूमुलेटिव इंसिडेंट्स में नंबर ऑफ न्यू केसेस देख रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमें बताता क्या है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमारे पास इंसिडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव इंसिडेंट्स जिसको हम इंसिडेंट्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और एक होता है इंसिडेंट्स रेट। जो इंसिडेंट्स प्रोपोर्शन है या जो क्यूमुलेटिव इंसिडेंट्स है, ये मैंने अपने नोट्स खोले हुए हैं जो मैंने तब बनाए थे, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ बड़ा बड़ा कि ये एस्टिमेट है प्रोबेबिलिटी या रिस्क का एस्टिमेट है। और जो इंसिडेंट रेट या इंसिडेंट डेंसिटी जो होती है, ये हमें जो स्पीड ऑफ स्प्रेड है डिजीज के कम्युनिटी में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो अब आपका ये जो 2x2 टेबल है, आपने अपने जहन में इंसिडेंट्स की एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि इंसिडेंट्स के न्यूमरेटर में क्या आता था हमारे, नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय डिजीज फ्री पॉपुलेशन, ठीक है, इनटू मल्टीप्लायर, ठीक है। ये चीज ना अब आपने जेन में एक चीज क्लियर कर लेनी है। अगर ये चीज आपके जेन में क्लियर है तो आपकी कोहॉर्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट सेकंड में क्लियर होता है कि कोहॉर्ट कहती क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं कि रिस्क क्या होता है, कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम मैयर करें या डिफाइन करें तो वो बेसिकली रिस्क असेसमेंट है या रिस्क मैयरमेंट है, ठीक है। और इसने बताया हुआ है कि जो रिस्क असेसमेंट है उसके बहुत तरीके होते हैं रिस्क को डिस्प्ले करने के, लेकिन हम लोग जो यूजुअली यूज करते हैं दैट इज 2x2 टेबल, ठीक है। अब आ जाए स्लाइड नंबर, अगर किसी ने प्लीज शेयर कर ले कोई लेक्चर। मुझे अलाउ कर दिए शेयरिंग। मैं भी आपको अलाउ कर, मैंने अलाउ कर दिया। गॉडेस ही खोली हुई है। मैंने मेजर्स ऑफ एसोसिएशन नहीं किया हुआ है। मेजर्स ऑफ एसोसिएशन की स्लाइड नंबर 3 पे आना आपने। चलिए आप करें, मैं बस आ रही हूँ। मैंने शायद डाउनलोड ही नहीं किया। अच्छा, अब अगर आप सब प्लीज अपने अपने लैपटॉप्स पे अगर ये लेक्चर्स खोल लें अपने अपने सामने, तो स्लाइड नंबर 3 पे देखें कि आपका एक 2x2 टेबल बनता है जिसमें आपके एक तरफ डिजीज है और दूसरी तरफ एक्सपोजर है, ठीक है। और डिजीज में आपकी दो कैटेगरीज हैं, डिजीज्ड एंड नॉट नॉन डिजीज्ड, और एक्सपोजर में भी एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड दो कैटेगरीज हैं, जिसका बेसिकली आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आपके पास 4 बॉक्सेस बन जाते हैं, ठीक है, यानी 2 कॉलम्स और 2 रोज बन जाते हैं, टोटल 4 बॉक्सेस, ठीक है। अब इसमें अब आपने अगर इस टेबल को याद रख लिया ना दिमाग में पूरा, बेसिकली तो ये 3x3 टेबल बना हुआ है। अगर आपने इस पूरे 3x3 टेबल को याद कर लिया ना, तो आपने मेजर्स ऑफ एसोसिएशन को समझे जहां तक हमारा है वहां तक पूरा याद कर लिया। ये जो थर्ड कॉलम और रो है इसको भी आप याद कर लें साथ ही, ये 3x3 टेबल बन जाएगा 2x2 की बजाय। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जी आपकी अगर हम राइट टू लेफ्ट चलें, ठीक है, यानी हम वर्टिकल चलें, ठीक है, तो हमारे पास एक्सपोज ग्रुप में आता है ए और बी, पहले बॉक्स में ए देन बी, ठीक है, यानी हमारे पास, और थर्ड बॉक्स में आता है हमारे पास टोटल एक्सपोज यानी ए प्लस बी। ये वो ग्रुप था हमारी स्टडी का, बेशक हम कोई भी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जो कि जिसमें एक्सपोजर था, जो कि एक स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर को एक्सपोज हुआ, ठीक है। तो ए और बी को हमने सेग्रीगेट क्यों किया, क्योंकि ऊपर हमारे डिजीज पड़ी है, ए ने डिजीज डेवलप कर ली, बी ने नहीं की, लेकिन टोटल वो ए प्लस बी का था। ए प्लस बी में से ए वॉज द ग्रुप who got the disease and B was the group who didn't got the disease। ये हो गया एक्सपोजर और डिजीज का कॉम्बो। अब हम नीचे आते हैं नॉन एक्सपोजर और अनएक्सपोजर या और डिजीज का कॉम्बो। इसमें हमारे पास सी और डी के बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब सी और डी ये अनएक्सपोज्ड मेंबर्स हैं हमारी कम्युनिटी के जो हम स्टडी कर रहे हैं,
ठीक है, जिनमें कोई एक्सपोजर नहीं था रिस्क फैक्टर्स का। लेकिन इसके बावजूद इस ग्रुप में से हम सी वो ग्रुप था जिसने डिजीज जिसमें डेवलप हो गई, और डी वो ग्रुप था जिसमें डिजीज डेवलप नहीं हुई। ठीक है, तो टोटल अनएक्सपोज क्या थे हमारे पास, सी प्लस डी, यानी टोटल अनएक्सपोज इज सी प्लस डी, लेकिन आउट ऑफ दैट सी प्लस डी, सी इज द ग्रुप जो के अनएक्सपोज होने के बावजूद डिजीज्ड है। ठीक है, तो एक एक्सपोज डिजीज ग्रुप याद रखना है, एक अनएक्सपोज्ड एंड डिजीज्ड ग्रुप याद रखना है। ठीक है, एक अनएक्सपोज्ड नॉट डिजीज, एक एक्सपोज्ड नॉट डिजीज याद रखना है। अगर इनको ना भी याद रखें आपने, ये दो चीजें तो नहीं भूलनी, एक्सपोज्ड एंड डिजीज, अनएक्सपोज्ड एंड डिजीज, क्योंकि आपका पहला ऑलमोस्ट इसी चीज पे चलता है। अब हम अगर इसको नीचे देखें, ठीक है, तो अगर हम वर्टिकली देखें, ए प्लस सी करें, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ डिजीज्ड पीपल इन आवर कम्युनिटी, जो हमारी हम स्टडी कर रहे हैं, ये डिजीज्ड लोग हैं। और बी प्लस डी क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नॉन डिजीज पेशेंट्स, नॉन डिजीज पीपल, जो हम कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में हम अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों तरह से अगर हम एग्रीगेट कर लें, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर हम दोनों का एग्रीगेट ले लें, ठीक है, ए प्लस सी बी प्लस डी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। बेशक वर्टिकली चले या हॉरिजॉन्टली चले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2x2 टेबल की बजाय ये 3x3 टेबल जहन में रखेंगे, तो आगे आपके कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि इसी में से पीसीज आप निकालेंगे, आप अप्लाई करेंगे। आप 2x2 की बजाय अगर 3x3 टेबल बनाए ना हर चीज का, ठीक है, तो आपके लिए चीजें फौरन से पहले आसान हो जाएंगी और आप चुटकियों में क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, स्लाइड नंबर 4 पे। ठीक है, आपने टेबल हमेशा ऐसा बनाना है, ए बी, ए प्लस बी, सी डी, सी प्लस डी, और फिर एंड पे नीचे और इधर नीचे वाली साइड पे ए प्लस सी वर्टिकली और बी प्लस डी, और एंड पे ए टोटल पॉपुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक परफेक्ट 3x3 टेबल आ जाएगा, जिससे आप हर तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बगैर कुछ हुए। अब हमने पढ़ा था कि बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि जो क्यूमुलेटिव इंसिडेंस है वो हमारा जो रिस्क है उसकी असेसमेंट करता है। ठीक है, उसको मेजर करता है। तो जो बेस्ट मेजरमेंट है किसी भी कम्युनिटी में, अगर हमने रिस्क असेसमेंट करनी है तो हम क्यूमुलेटिव इंसिडेंस पढ़ेंगे। लेकिन क्यूमुलेटिव इंसिडेंस के साथ एक प्रॉब्लम है, क्यूमुलेटिव इंसिडेंस हर तरह की केस स्टडी में, हर तरह की केस स्टडी में हम नहीं अप्लाई कर सकते, हम उसे नहीं पढ़ सकते। ये हम आगे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि क्योंकि आप लोगों ने एक दफा गो थ्रू कर लिया होगा, आपको ये आइडिया हो गया कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि क्यूमुलेटिव इंसिडेंट सिर्फ हम कोहॉर्ट में करते हैं। ठीक है, जबकि हमारा केस कंट्रोल में हम क्यूमुलेटिव इंसिडेंट्स मेजर नहीं कर सकते, और उसकी रीजन क्या है वो हम जब केस कंट्रोल स्टडी पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिस्क जो है इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क इन ए पॉपुलेशन। बेसिकली तो क्या है कि हम जब एक पॉपुलेशन में केसेस देख रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारी ये जितनी भी पॉपुलेशन है, यानी टोटल पॉपुलेशन, आइदर इट्स इन द ग्रुप ए, इन द ग्रुप बी, इन द ग्रुप सी, इन द ग्रुप डी, इट वाज ऑल एट रिस्क पॉपुलेशन। उसमें से कौन सी पॉपुलेशन थी जो एक्सपोजर की वजह से ज्यादा रिस्क पे चली गई, और उस एक्सपोजर का आया कोई पॉजिटिव एसोसिएशन है डिजीज डेवलपमेंट के साथ कि नहीं है। ये इस कोर कॉन्सेप्ट के अराउंड हमारी सारी स्टडी घूमती है। ठीक है, अब आगे आ जाएं, ये मैं आपको बताता हूं कि किस स्लाइड पे आना है। आप आ जाएं स्लाइड नंबर 9 पे। अब बेसिकली जो 2x2 टेबल का या 3x3 टेबल का जो हमारा बेसिक एम है वो हमने ये देखना है कि एक रिस्क फैक्टर की एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजीज के साथ कितना एसोसिएशन है, आया कोई एसोसिएशन है या नहीं है, एज कंपेयर टू नॉर्मल नॉन डिजीज पॉपुलेशन। तो हमारे पास यूजुअली दो कैटेगरीज हैं अगर जनरलाइज करें।
जो कि हमने देखा है कि एक डिजीज ग्रुप है A+C, एक नॉन डिजीज ग्रुप है। तो हमने ये देखना है कि इन सारे ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप डोमिनेट करता है, वो ग्रुप हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे देगा हमारे हाइपोथेसिस के बारे में। अगर तो वो ये डोमिनेट करता है कि एक्सपोज ग्रुप डिजीज्ड वाला सबसे ज्यादा है, वो एक्सपोज भी है और डिजीज भी है, तो दैट मीन्स के एक्सपोजर का पॉजिटिव रिलेशन है विद द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, और अगर नहीं है तो वो अदर वे अराउंड हो जाएगा, जो बेसिकली हम प्रूव करना चाह रहे होते हैं। हम हमारा हाइपोथेसिस 90% केसेस में यही होता है कि एक जो है वो रिस्क फैक्टर का एक डिजीज की डेवलपमेंट के साथ एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो वो कितना करता है। ठीक है, कितना करता है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि ये अगर करता है तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं कि ये करता एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो उसका ये तरीका है कि हम ये एक बड़ी अच्छी मैम ने एग्जांपल दी हुई है कि एक लोग गए, एक बेसिकली तो ये अटैक रेट्स कैलकुलेट किए हुए कि कुछ लोग गए एक मैरिज सेरेमनी में, वहां पे उनका फूड बॉर्न आउटब्रेक हो गया। ठीक है, तो हम जब आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके लिए हम अटैक रेट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि डिफरेंट फूड आइटम्स थे और जिन लोगों ने खाए वो बीमार हुए और जिन लोगों ने नहीं खाए वो भी बीमार हुए। ठीक है, ये हमने डिफरेंट, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब हमने इसको कैटेगराइज किया। ठीक है, कि ए रो में वो लोग थे जो कि सिक हुए ड्यू टू ईटिंग सैलड, मतलब ड्यू टू ईटिंग डिफरेंट फूड्स, और बी में वो थे जो कि नहीं हुए ड्यू टू ईटिंग दिस पर्टिकुलर फूड। अब इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हम कोई भी रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, तो रिस्क असेसमेंट के दो तरीके हैं, या तो हम एक्सेस रिस्क फाइंड आउट करते हैं या हम रिस्क डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब रिस्क, एक्सेस रिस्क और रिस्क डिफरेंस क्या है, इसके लिए हम आगे चलते हैं और फिर हम वापस आएंगे। आप स्लाइड नंबर 12 पे आए जरा। अब इसमें देखें कि इसने एक्सेस रिस्क जो है उसके दो तरीके हैं, या तो आप रेशियो ले लें, डिजीज रिस्क इन एक्सपोज, डिजीज रिस्क इन नॉन एक्सपोज। ठीक है, या आप डिफरेंस ले लें इंसिडेंस रेट का, मतलब दोनों में बेसिकली आप इंसिडेंस रेट्स ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारा जो अटैक रेट होता है ये बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ इंसिडेंस रेट है। ठीक है, कि ये उस एक आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन के लिए आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप या तो इंसिडेंट रेट्स की रेशियो ले लें या उनका डिफरेंस निकाल लें, तो आपको एक्सेस रिस्क मिल जाता है। और एक्सेस रिस्क ये बताता है कि ये खाने से या ये खाने से इतने % ज्यादा चांसेस हैं बीमार होने के। ठीक है, ये उसने दो तरीके बताए हुए हैं और इसी को उसने उस टेबल पे अप्लाई किया। वापस हम टेबल नंबर 10 पे चलते हैं कि उसने हमारे पास दो रिस्क दिए हुए थे, मतलब इंसिडेंसेस दिए हुए थे या अटैक रेट्स दिए हुए थे, और उसने उसकी रेशियो ले ली 83 डिवाइडेड बाय 32.77, 76 डिवाइडेड बाय 67 1.33, यानी इनकी रेशियोज ले ली जिनसे हमारे पास थर्ड कॉलम में वैल्यूज आ गई, और फोर्थ में उसने डिफरेंस ले लिया। अब इस जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन से मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के खाने से लोग बीमार हो सकते हैं। इसकी बेसिस पे मैम ने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। एग सैलेड। एग सैलेड है। एग सैलेड तो एग सैलेड का सबसे ज्यादा एक्सेस रिस्क है। ठीक है, तो बेसिकली आप एक्सेस रिस्क हमारा लास्ट पॉइंट होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, उससे पहले हम अपने इंसिडेंसेस कैलकुलेट कर चुके होते हैं। तो इन्होंने इंसिडेंस रेट या इंसिडेंस कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और उसकी बेसिस पे इन्होंने एक्सेस रिस्क फाइंड आउट करके और इन्फेरेंस निकाल लिया कि क्या चीज खाने से एक जो हमारा आउटब्रेक हुआ था उसका मतलब रिस्क कितना इंक्रीज हुआ है किस फूड की वजह से, फूड पॉइजनिंग का। अब ये
आ जाए आप स्लाइड नंबर 13 पे। ये भी वही बताया हुआ है कि आप ये देखें कि पॉपुलेशन ए में, ये अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें नीचे जाके, तो वो उन्होंने बताई हुई है कि कम्युनिटी ए में इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज in exposed persons is 40% and the incidence in non-exposed is 10। इसी तरह बी में 90 और 60 है। तो आप ये इंसिडेंस परसेंट का जब आप रेशो ले लेंगे, ठीक है, एक्सेस रिस्क के लिए, तो वो 30% आ जाएगी, ग्रुप सॉरी 4 आ जाएगी अगर रेशो लेंगे पॉपुलेशन ए में, और बी में 1.5 आएगी, जबकि डिफरेंस जो है दोनों का सेम है 30%। लेकिन जो वो है पॉपुलेशन ए में, दैट इज एट मोर रिस्क, ठीक है, एक्सेस रिस्क आया। चलें आगे आ जाएं, रिलेटिव रिस्क। अच्छा, अब हम ना यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आप ना सिर्फ रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला ज़हन में बिठा लें कि रिलेटिव रिस्क क्या होता है, कि रिस्क इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज, या जिसको एक्सेस रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ही चीज है, ये कोई डिफरेंट चीजें नहीं है, ठीक है। ये एक्सेस रिस्क जो होता है ना, ये भी ये जो आपकी रेशियो ऑफ रिस्क है, दिस इज एक्चुअली रिलेटिव रिस्क। यानी रिलेटिव रिस्क जो है वो आपके जो एक्सेस रिस्क की एक मैयर जो है, दैट इज रिलेटिव रिस्क। जो हम रेशो की बात कर रहे हैं ना, अगर हम उसको नाम दे दें तो वो रिलेटिव रिस्क है। चीज वही है, अगर आप फॉर्मूला देखें तो वही है, और सिर्फ मैम ने 2 डिफरेंट जगहों पे करके, और उस उधर मैम ने नाम नहीं दिया, इधर नाम दे दिया। और अगर आप डेफिनेशन बाय फॉर्मूला भी जाएं तो वो भी सेम है। अभी हम इसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं आगे कोहॉर्ट के डिजाइन पे, स्लाइड नंबर 21 पे। अब कोहॉर्ट ऐसी स्टडी होती है जो हमने बैक इन टाइम पे करनी होती है, ठीक है। हम क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि हमें शॉर्टर ड्यूरेशन में रिजल्ट चाहिए होता है। हमारी इनएक्सपेंसिव है, हमारे कम जो है वो इस पे एक्सपेंसेस आते हैं। बैक इन टाइम पे हम एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लेते हैं, और उस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान हम सारे इंसिडेंसेस देखते हैं, ठीक है, कि वो क्या हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि गेम सारी इंसिडेंट्स पे हमने पहला स्टेप जो करना है ना, वो दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ इंसिडेंट्स, ठीक है। अगर किसी को ये चीज याद है तो वो रिलेटिव रिस्क भी निकाल लेगा, वो ऑड्स रेशियो भी निकाल लेगा, और जिसको 3/3 टेबल याद है वो निकाल लेगा इसी, ठीक है। अगर आप इस पे देखें तो एक्सपोज में जो हमारी पॉपुलेशन थी एक्सपोज्ड वाली, ए वो लोग थे जिनमें डिजीज हुई, बी वो लोग थे जिनमें डिजीज नहीं हुई, एक्सपोज की बात कर रहा हूं, और टोटल एक्सपोज जो थे वो A+B थे। तो अगर हम इंसिडेंस रेट देखें अमंग एक्सपोज तो क्या निकलेगा, A डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट इज A+B, ठीक है। और अगर हम इंसिडेंस देखें अमंग नॉन एक्सपोज्ड तो वो क्या होगा, सी, मतलब अगर हम ये देखें कि नॉन एक्सपोज में सी वो थे जिन्होंने डिजीज डेवलप की, डी वो थे जिन्होंने डिजीज डेवलप नहीं की, टोटल थे C+D, टोटल पॉपुलेशन थी C+D की, जो कि अनएक्सपोज थी। तो इसका अगर हमने इंसिडेंस रेट देखना है तो वो कैसे देखेंगे, C डिवाइडेड बाय C+D, डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन अमंग नॉन एक्सपोज, ठीक है। समझ आ गई आपको कि हमने बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया
दो स्टेटास में, दो कोहॉर्ट्स में डिवाइड कर दिया अपनी पॉपुलेशन को। एक वो थे जो कि एक्सपोज थे, एक वो थे जो कि नॉन एक्सपोज थे। तो एक कोहॉर्ट का हमने अलग इंसिडेंस निकाला, दूसरे का हमने अलग इंसिडेंस निकाला, ठीक है। और हमारा पर्पस क्या था कोहॉर्ट करने का? क्या पर्पस था हमारा? बैक ऑफ माइंड में क्या चीज चल रही थी? हमने यही तो देखना था कि एक्सपोज और नॉन एक्सपोज का जो इंसिडेंस है, ठीक है, जो हमारे पास इंसिडेंस रेट निकलेगा, जो न्यू केसेस का रेट निकलेगा, ठीक है, आया वो एक्सपोज में ज्यादा निकलेगा कि नॉन एक्सपोज में ज्यादा निकलेगा कि इक्वल निकलेगा? इससे हम ये अंदाजा करेंगे कि एक्सपोज में क्योंकि इंसिडेंस ज्यादा है, दैट मीन्स के एक्सपोजर का को जो है ना पॉजिटिव लिंक है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज के साथ, ठीक है। तो इनकी रेशियो हम कैसे देखेंगे? अब क्योंकि हमने अलग अलग इंसिडेंस रेट तो निकाल लिए, लेकिन हमने क्या करना है? हमने खाली रेट्स तो नहीं निकालने, हमने इनको कंपेयर भी करना है। तो हम इनको वैल्यूज को कंपेयर करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हमने एक रिलेटिव रिस्क बना लिया जो कि एक्सेस रिस्क किया बेसिकली। तो इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड which is A divided by A plus B divided by C plus D, जो कि इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है। ऊपर वाला हमें इंसिडेंस रेट देगा एक्सपोज का, नीचे वाला देगा नॉन एक्सपोज का। अब इसमें तीन प्रोबेबिलिटीज के आंसर निकल सकते हैं। ऊपर आ जाए, एक स्लाइड ऊपर आ जाए 20th पे। अब देखिए इसमें तीन तरह के आंसर निकलेंगे। या तो रिलेटिव रिस्क 1 निकल आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका यानी आपके जो इंसिडेंस रेट है बेसिकली वो एक्सपोज और नॉन एक्सपोज का इक्वल निकलेगा, और जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो 1 आएगा, यानी 3 divided by 3 is 1, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका जो रिलेटिव रिस्क है, जो कि दो वैल्यूज को, जो कि दो इंसिडेंसेस को हम कंपेयर करके निकाल रहे हैं, वो जब 1 आएगा दैट मीन्स के इक्वल चांसेस हैं एक्सपोज में और नॉन एक्सपोज में, जिसकी वजह से आप ये इन्फेरेंस निकालेंगे कि जो एक्सपोजर है एक स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर का, उसका कोई मानी नहीं है, उसका कोई लिंकेज नहीं है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज के साथ, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकल सकती है कि आपका रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन 1 निकला है। ये कब निकलेगा? जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर क्या था आपका रिलेटिव रिस्क में? आपका इंसिडेंट रेट फॉर एक्सपोज्ड, और न्यूमरेटर क्या था? इंसिडेंस रेट फॉर नॉन एक्सपोज्ड। तो जब आपके एक्सपोज लोग हैं ही ज्यादा, तो आपको तो पता है कि भी हमारे एक्सपोज लोग ज्यादा बीमार हुए हैं, दैट मीन्स कि आप बेक्स आइडिया उससे भी लगा सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव रिलेशन तो है, लेकिन आपने उसको डॉक्यूमेंट, हमेशा हम एक चीज को एक एंटाइटी को कंपैरिजन के बगैर डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। तो आपने उसको नॉन एक्सपोज के साथ कंपैरिजन करना है तो आपको पता लगेगा। तो आपका जब न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली वैल्यू 1 से ज्यादा आनी है। आपका न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स के पॉजिटिव एसोसिएशन है। अच्छा, तीसरी क्या हो जाती है कि आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी आपका इंसिडेंस अमंग एक्सपोज जो है वो कम है, इंसिडेंस अमंग अनएक्सपोज वो ज्यादा है। जब आप इसका कंपैरिजन लेंगे तो आपका ऑब्वियसली न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वैल्यू लेस देन 1 निकलेगी। ये उन केसेस में होता है, अक्सर हम मतलब सोचते हैं कि किन केसेस में होता है कि जिनमें ये नेगेटिव एसोसिएशन है, यानी प्रोटेक्टिव इफेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हम लाइव अटेनुएटेड बैक्टीरिया से या वायरस से वैक्सीन कर रहे हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन करने से हम एक्सपोजर तो दे रहे हैं ना, तो एक्सपोजर देने से इंसिडेंस कम हो जाता है, वो लोग बीमार होना कम हो जाते हैं वैक्सीनेशन की वजह से, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमारा रिलेटिव रिस्क कम हो जाता है।
तो ये था एक एस्पेक्ट आपका रिस्क असेसमेंट का इन कोहॉर्ट स्टडी की, जो कि आप बैक इन टाइम में कर रहे हैं, आपके पास सारा डाटा मौजूद है, एक्यूरेट डाटा। वो डाटा आप डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं, जो कि हमने ढेरों दफा डिस्कस किया है कि हमारे पास HMIS होता है, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, आपके हेल्थ सर्वेज होते हैं, आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, आपकी प्रीवियस रिसर्चेस होती हैं, तो आप उनमें से डाटा निकालते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं डॉक्टर अली। किसी को समझ आ रही है कि ये डिसअपॉइंटमेंट वाला नहीं है? नहीं समझ आ गई। समझ आ रही है। अरे आ रही है समझ। यानी डॉक्टर अली रिलेटिव रिस्क बेसिकली हम लोग जो है कोहॉर्ट स्टडी से रिलेट करेंगे, हम उसी से निकालेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक ठीक है, रिलेटिव रिस्क सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं कोहॉर्ट स्टडी पे। और ये क्यों, उसमें हम क्यों नहीं कर सकते, ये इसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली केस कंट्रोल में ना, ठीक है, वो हम करते हैं, ये वैसे बात की बात हम बाद में ही करें, मैडम की तरह मैं भी पहले करूंगा तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम बाद में मुझसे ये सवाल पूछ लीजिएगा कि हम क्यों नहीं करते उसमें। ओके, तो आगे करते हैं हम। स्लाइड नंबर 22 पे बड़ी जबरदस्त किस्म की एग्जांपल है, सिगरेट स्मोकिंग की है। अब देखिए 84 ने डिजीज डेवलप की, 2916 ने डेवलप नहीं की, 87 नॉन स्मोकर ने डिजीज डेवलप की, 4913 ने डिजीज डेवलप नहीं की। आपकी जो ये ए और ये बी है, नीचे सी और डी है, A प्लस बी 3000, C प्लस डी 5000। ठीक है, तो आपने A डिवाइडेड बाय A प्लस बी करना है, यानी 84 डिवाइडेड बाय 3000 करना है, और 87 डिवाइडेड बाय 5000 करना है। आपकी वैल्यूज क्या निकलेंगी? 28 और 17.4। ठीक है, और 28 डिवाइडेड बाय 17.4 आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि मोर देन 1 निकलना। तो दैट मीन्स के पॉजिटिव एसोसिएशन है, आपका न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है कि मैं थोड़ा तेज बोल गया हूँ? नहीं ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह ये सीरम कोलेस्ट्रॉल की है। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे ना ये रिलेटिव रिस्क का नीचे उसने ये मैयर कैसे किया समझ नहीं आया। अगर ये किसी को समझ आया तो मुझे भी पढ़ा दे प्लीज। ये ना कल मैं इस पे खासा देर सोचता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने ये रिलेटिव रिस्क हर कॉलम में कैसे निकाला है, हर एज ग्रुप का हर उसने कैसे निकाला है, किसके साथ उसने डिवाइड किया आपस में। इस टेबल को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? किसी को आता है ये टेबल? हेलो हेलो। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इन लोगों ने जो बुक में मैंने देखा था ना, वो इन लोगों ने जो रिलेटिव रिस्क 1 है ना, वो इसको कंसिडर किया लेस देन 190 को 30 to 49 की एज में, यानी 38.2। तो इसी से वो सारा डिफरेंट निकाला है जो रिलेटिव रिस्क है ना, इसको स्टैंडर्ड रख के उसने निकाला है 1 को। तो अगर आप ये इस तरह से डिवाइड करें तो ये सारी रेशियोज आ रही है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। दोबारा बता देंगे काइंडली? यानी हर कैलकुलेशन में जो आपका न्यूमरेटर है वो 38.2 ही है। ठीक है, इसलिए 38.2 डिवाइडेड बाय 38.2 तो लेस देन 190 के फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें 1 वैल्यू है। ठीक है, 1 मीन्स के रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू 1 मीन्स के नो एसोसिएशन, यानी लेस देन 1 में आपका जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं करता, तो 1 है। ठीक है, तो ऊपर नीचे 1 आ गया ना, तो बाकियों में उसने 44.1 डिवाइडेड बाय 38.2 किया तो 1.2 आ गया। दैट मीन्स के पॉजिटिव एसोसिएशन है 0.2 का। 95 डिवाइडेड बाय 38.2 2.5, यानी 1 से ग्रेटर है, पॉजिटिव एसोसिएशन है। 157.5 डिवाइडेड बाय 38.2 दैट मीन्स 4.1, पॉजिटिव एसोसिएशन है। यानी उसने 38.2 को एक फिक्स डिनोमिनेटर कंसिडर किया हुआ कि लेस देन 90 का जो जी नॉन एक्सपोज, उसको नॉन एक्सपोज कर दिया।
जी जी, वो फिक्स डिनोमिनेटर हो गया ना, नॉन एक्सपोज्ड हो गया फिक्स, उसका इंसिडेंस रेट हो गया। अच्छा जी, चलें, ये मेरी भी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, आगे आ जाएं, ऑड्स रेशो। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि हम रिलेटिव रिस्क जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी मैं पहले वो क्यूमुलेटिव इंसिडेंस बोल रहा था कि हम सिर्फ उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलेटिव रिस्क को मैं सॉरी मिक्स कर गया था उसके साथ। हम रिलेटिव रिस्क सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं कोहॉर्ट के लिए, तो नीचे ठीक है। से लेके जबकि आगे हमारे तक पास तुम्हें सेकंड कहाँ जो मेजरमेंट है वो दैट इज ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो जो है ना, ये हम अप्लाई कर सकते हैं भूख लगी वैसे। कोहॉर्ट में भी और केस कंट्रोल में भी, लेकिन केस कंट्रोल के लिए हम वो यूज नहीं कर सकते रिलेटिव रिस्क, ठीक है, क्योंकि हमें इंसिडेंस का पता नहीं होता। हम फॉरवर्ड इन टाइम जा रहे होते हैं कि बेसिकली दोनों जो हम रिसर्चेस या स्टडीज कंडक्ट कर रहे हैं ना, उनका एक बड़ा कोड डिफरेंस अगर कोई ज़हन में बैठा ले तो उसके लिए चीज आसान हो जाएगी। मैं आज यहाँ बैठा हूं और मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं पुराना डाटा इस डेट से लेके इस डेट के डाटे को कंपाइल करके रिजल्ट्स ऑर्गेनाइज करूं, ठीक है, तो मेरे पास उस डाटे के इंसिडेंसेस हैं, ठीक है, और मैं उस पे अपना रिलेटिव रिस्क इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं आज ये डिसाइड करूं कि मैंने आज ये केसेस डिसाइड किए, ये कंट्रोल्स बनाए, ठीक है, और ये डिजीज ली, ठीक है, ये मेरा उसके बेसिक क्राइटेरिया था उनको सिलेक्शन का, और इनको मैंने फॉरवर्ड इन टाइम लेके चलना है, तो दैट मीन्स कि आपके पास इंसिडेंसेस नहीं है एक्सपोज्ड पॉपुलेशन में। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। मैं एक चीज पूछ सकती हूँ आप सबसे? मुझे पूछना था कि आप लोग जो स्लाइड्स के अंदर जिस तरह ये लिखा हुआ है सामने, तो आप ये सारा क्या याद कर रहे हैं? और मैम क्या जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो इस तरह तो नहीं देंगी कि लाइन में से बीच में एक वर्ड उठा के ब्लैंक में डाल दिया? ऐसी कोई चीज तो नहीं होगी? किसी को आइडिया है कि ऐसा हो सकता है? और जो जिसका डेफिनेशन है या हिस्ट्री है वो उसको याद करने की तो जरूरत नहीं है ना, मतलब डेफिनेशन तो चलो हैं, लेकिन और जो हिस्ट्री टाइप है उन चीजों को याद करने की जरूरत है या उनको बस सरसरी सा देख लें? और मैम ने जब फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में उन्होंने कुछ बता वो रही थी, तो हमें फिर उनको भी याद करना है, वो आ सकते हैं या उसकी कोई जरूरत नहीं है? अभी तो ऐसा याद नहीं किया, टेस्ट देंगे तो पता चलेगा, फिर क्या पता उसके बाद याद करना पड़े। डेफिनेशन अच्छा, मुझे बार बार जब लेक्चर्स ले रही होती थी तो रिपीट कर रही होती थी, और जो वो बता रही होती थी वही स्लाइड्स में है, और बुक में भी कुछ डेफिनेशंस उसी तरह है। मतलब मैंने एक ही चैप्टर किया बस सो फार बुक से, तो हिस्ट्री मैम ने भी बुक वाला चैप्टर ही, मैम ने सारी जो लाइंस प्रेजेंटेशन में इट्स बेसिकली फ्रॉम द बुक, मतलब सेम कॉपी किया